अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यस7 न्यूज। आज हमारे साथ वक्फ बोर्ड के सीवान जिला अध्यक्ष शाहनवाज आलम साहब जुड़े हुए हैं और आपको एक बात बता दें कि आगे के नेता खालिद अनवर साहब आज सीवान में उपस्थित थे। उनका एक प्रोग्राम था, लेकिन जो खाने का दावत था वो शाहनवाज आलम साहब ने करा। तो हम शाहनवाज आलम से बातें करेंगे कि आखिर यहाँ सिवान से लेकर यहाँ तक का जो सफर है वो किस तरह से था और यहाँ आए क्या कोई विशेष बात हुई उनसे या कोई विशेष बातों पर चर्चा हुई। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सर आए थे खालिद अनवर साहब, काफी विषय पर चर्चा भी हुआ, क्या आपसे बात मुख्यमंत्री का जो उनका सोच है, जो भी योजना जो चल रहा है अवगत करा रहे हैं और आपसी भाईचारा हिंदू भाई मिल के रहने का बात समझा रहे हैं। तरह से लोग करवाने भाईचारा की बीजेपी जो भी अपनी स्टूडेंट लग रहा है वो चलते रहे, आपसी भाईचारा बना के अपना जो बिहार में चला आ रहा है इसी भाईचारे के साथ मिलाने के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं और सब लोगों से संवाद करके आप आए थे, आपके घर पर आए थे और लोगों से बातें की, क्या जैसे लड़कियों के लिए प्रोत्साहन राशि जो फर्स्ट डिवीजन आने पर 25,000 रुपये, तो अलग से 15,000 रुपया, तलाकशुदा के लिए पैसे, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है लोन है बच्चों के लिए, इन सारी चीजों के लिए प्रोग्राम ये लोग करके अपना बता रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने क्या क्या सारा चीज अल्पसंख्यक के लिए कर रहे हैं और क्या इशू है ये सुन रहे हैं और ले जाकर मुख्यमंत्री को अपनी बात को रखेंगे। बीच में जितने टीचर थे वो लोग भी नाराज था नीतीश कुमार से और आए थे नीतीश कुमार का जो नेता था आपके पास, तो इस पे कोई चर्चा हुई नहीं? विशेष देखिए ये टीचर का और दूसरा कोई बातचीत नहीं हुई है। वक्फ रिलेटेड मेरे से कुछ बातचीत उन लोगों से हुई है कि वक्फ इशू क्या क्या सिवान में है। वक्फ रिलेटेड जो इशू है मैंने लोगों को अवगत कराया है और जहाँ पे परेशानियाँ हैं उसको उन्होंने मदद करने का आश्वासन दिया है। क्या क्या अब तक वक्फ बोर्ड में आपने किया? देखिए वक्फ बोर्ड पिछले 10-11 सालों से सिवान से बहुत नामात्र का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मेरे आने के बाद लगभग 125 बीघा जमीन जो वक्फ बोर्ड में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। बहुत सारे जो पेंडिंग कमेटीज थी वक्फ एस्टेट की जो थी कमेटी, वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे कमेटी बनाया है। बहुत सारे जगहों पे मुतवल्ली के द्वारा जमीन बेच दिया गया है, उन सब पे मैंने इन्क्रोचमेंट का केस करवाया है। डीएम साहब से मिलकर एडीएम साहब से मिलकर उन सबके ऊपर नोटिस करवाया है। अभी हाल फिलहाल लकड़ी दरगाह के मामले में कुछ नोटिस हुआ है। तो जो भी मामला है ये सब पे इंक्रोचमेंट का मैं केस करवा रहा हूँ। वक्फ रिलेटेड वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने का आह्वान को लेके मैं चल रहा हूँ और उनसे सारी चीजों पे प्रशासनिक जहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत परेशानियाँ है वहाँ पे नेता से मैंने बताया है कि यहाँ पे हमको थोड़ी सी मदद की जरूरत है। इन लोगों ने बोला है कि आप काम करते रहिए और हम लोग प्रशासन से जो भी होगा उससे बात। आप केस कर रहे हैं वक्फ से रिलेटेड जहाँ जहाँ भी जो भी इशू आ रहा है, तो क्या प्रशासन का आपके प्रति सपोर्ट है? देखिए सिवान में 2 मेजर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। एक रेसिडेंशियल स्कूल है, लगभग 500 बच्चों का रेसिडेंशियल विद्यालय बनना है। मल्टीपर्पज बिल्डिंग है जो 1 बीघा 3 कट्ठा 13 जमीन सिवान डिस्ट्रिक्ट में चिन्हित हुआ है। उसमें कुछ लोगों के ऊपर जमाबंदी जो है
ट्रीज खतियान में जो है वो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन रजिस्टर 2 में कुछ लोगों के ऊपर जमाबंदी जो कायम हो गया है, किसी का 2 धूर 4 धूर 6 धूर, और जब समझिए कि 5-6 बीघा का प्लॉट है उसको 5-5 धूर का जमाबंदी चल रहा है। तो इन सब पे एडीएम साहब के केस हुए हैं, उन्होंने नोटिस किया है, तो उसका जो डेट है 29 अगस्त को है। देखिए उस पर क्या ऑर्डर आता है, उस पर अगर ऑर्डर आ जाता है तो वहाँ पे मल्टीपर्पज रेसिडेंशियल स्कूल बनना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। प्रशासन के आपके प्रति क्या रवैया है जब आपने केस किया? देखिए प्रशासन सीओ स्तर पे वक्त रिलेटेड कोई उन लोगों को दिलचस्पी नहीं है। मैं पिछले मंडे को डीएम साहब से मिला था, डीएम साहब का कहना है कि हर हफ्ते दिन में आप आइए, वक्त रिलेटेड जो भी दिक्कत है आप उनको अवगत कराइए, हम सीओ और एसडीओ को बोल के ये सारे काम को कराएंगे। पिछले मंडे को मैं मिला था, उन्होंने डीएम के ऊपर एसडीएम के ऊपर एक नोटिस किया था कि भाई वक्त की प्रॉपर्टी है, इसको आप ये करें। फिर हमारी कल या परसों में मीटिंग हो रही है, फिर मैं उनसे अवगत कराऊंगा, और डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि वक्त रिलेटेड जो भी दिक्कत है मैं उसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। तो देखिए मैं फिर इस हफ्ते जाने वाला हूँ, अब डीएम साहब आगे क्या ये करते हैं ये मिलने के बाद ही निशान होगा। जदयू के नेता आए थे आपके घर खोलने पे और वक्फ से रिलेटेड बात की है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया इसके प्रति? उन्होंने ये कहा है कि देखिए बिहार सरकार में ये लोग मंत्री हैं, ये सारी चीजें अगर कोई परेशानी होगा यहाँ से तो उन्होंने बताया कि आप हमें जरूर अवगत कराएं, प्रशासन से हम लोग बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे कि सिवान में ये जो बिहार सरकार का ही डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें बिहार सरकार वक्त की प्रॉपर्टी है, फिर क्यों डिले हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि आप अपने से लगे रहिए, कोई दिक्कत आता है तो आप जो सिवान वासी देख रहे हैं, अगर वक्त से कोई रिलेटेड बात हो तो वो आपसे किस तरह से संवाद मतलब आपसे बात करें? कोई मस्जिद देखिए, इसमें मस्जिद मदरसा कब्रिस्तान कहीं पे भी ये सारी चीज है। मैं सिवान के जितने भी भाई बंधुओं मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि आपकी जितने भी अगल बगल जितनी भी मस्जिद कब्रिस्तान है, अगर उसका वक्त प्रॉपर्टी में वक्त बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका करवा लें, मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। सिवान सिस्टम बस स्टैंड में मेरा ऑफिस है, वहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन मैं कराने का पूरा ये करता हूँ कि वक्त बोर्ड को एक क्या है सिक्योर बॉडी मिल जाता है, कहीं भी इंक्रोचमेंट है कोई भी बात हो जाती है तो बोर्ड जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका गार्जियन होता है। चलिए आपसे बातें करके अच्छा लगा। और ये थे शाहनवाज आलम साहब जो वक्फ बोर्ड के, जैसे कि मैंने बताया कि सिवान जिला अध्यक्ष है, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ यस सेवे न्यूज के साथ। धन्यवाद। बीच पंचायत के बॉर्डर पर आज यहाँ उपस्थित हम लोग के बीच मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए विधान परिषद सदस्य आदिल अनवर साहब को मैं पहले दिन से अपने पंचायत की तरफ से पूरे समाज की तरफ से सरकार को जो हम लोग को विखंडित कर रहे हैं, खंडित करने का काम कर रहे हैं, इससे हम लोग सचेत रहे। और मैं इनको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो आकर कम से कम यह भाईचारा बनाने के लिए हम लोग को आपस में आप संदेश दिए, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान की धरती। हेलो अपने तरफ से आपको सम्मानित कर रहे हैं। बड़ा शौक है। नमस्कार नमस्कार। इसी के साथ इस छोटी सी सभा को समाप्त किया जाता है। आगे चलना
जो बिहार का और सिवान का इलाका पर बेबाकी से ये कारवाने इत्तेहाद का ये सिलसिला शुरू हुआ और पूरे बिहार के जिलों में बढ़ते हुए आज समझिए कि हम सिवान में हैं, कल गोपालगंज में कारवां रहेगा, सब माफ करिए छपरा में रहेगा, सिवान में इसकी समाप्ति होगी, इसका इख्तिताम होगा। तो हम लोगों ने बात में इसकी बढ़ाई कि ये कारवाने तक भी हम लोग सिंह जी और हसुआ के मुखिया यहाँ आए हैं, चंदन सिंह जी और कुंदन शाही जी अमरोहा के मुखिया हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्षेत्र है, उनका गांव है, उनका इलाका है। और यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और बड़ी मुश्किल से बहुत लड़ाई लड़ने के बाद उस वक्त अंग्रेज भी यही करते थे कि हिंदुओं को मुसलमान करके आपके यही बगल के छपरा के क्या नाम था मौलाना सिवान के मौलाना मजहरुल हक साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये सब मिलजुल करके सब हिंदू मुसलमान सब ने समझ लिया कि ये अंग्रेज जो है ना लड़ा रहे हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम तो आपस में भाई भाई हैं, सब मिलजुल के रहने वाले हैं। और ये अंग्रेजों को भगाया गया। आज फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी यही तरीका अपना रही कि कैसे हम लड़ाएं आपस में। हम देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये राइट है कि इलेक्शन लड़े, जीते, सरकार बनाए, लेकिन समाज में नफरत बढ़ा दिया जाए, आपस में हम एक दूसरे से लड़ने लगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इस लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि 2016 में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। दोनों का तरीका समझिए आप। नीतीश कुमार जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, जितनी पार्टियां थी सबको बुलाया, बैठाया कि भाई हम शराबबंदी करने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? सबने कहा कीजिए। उसके बाद वो हाउस में गए, असेंबली में पूरी सभी जितनी पार्टियां थी, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, जदयू हो, सभी पार्टियों ने कहा कि शराब गलत है, इसको बंद किया जाए। उसके बाद उन्होंने इसको बंद किया। लेकिन जब नोटबंदी करनी हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी से नहीं पूछा। आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी में खबर आई कि कुछ 8 बजे रात को ऐलान होने वाला है, वो आर्मी के हेड को बुलाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने नहीं बुलाया और आर्मी के हेड को बुलाया और उसके बाद 8 बजे रात को कहा कि नोट बंद किया जा रहा। तो ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीका वो है जो नीतीश कुमार जी ने अपनाया कि सभी लोगों से राय मशवरा किया। तो इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे पूर्वजों को का जो देश था, जो संविधान था, उसको बदलने की कोशिश हो रही है और उसकी मेन टीआरपी ये है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, 20% मुसलमान है, 20% अल्पसंख्यक है, उससे डर दिखा दो हिंदुओं को और इलेक्शन जीत दो। काम नहीं हो रहा है, कोई रोजगार नहीं है, नौजवान बेकार पड़े हैं, बिजनेस खराब हो रहा है, पूरी दुनिया में देश का नाम बदनाम हो रहा है और हम यहाँ हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। नफरत इतनी भर दी गई है कि जो लड़के हमारे बच्चे हैं, अनिल हो, अशोक हो, राम, कोई भी हमारे बच्चे हैं, सब इसी समाज के बच्चे हैं, वो दाढ़ी टोपी वालों को देख करके उसको छुरा मारते हैं। बिहार में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, क्या क्या हरकतें हो रही है। इसमें जरूरी है कि भाईचारा का पैगाम, जो हमारी तहजीब है, जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है, उस संस्कृति को कैसे बढ़ाया जाए। किस तरह डॉक्टर अम्बेडकर का देश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो देश था, मौलाना आजाद का जो देश था, महात्मा गांधी जी का जो देश था, जो समाज था, उस समाज को हमें आगे बढ़ाना है और हमें अपने इस लोकतंत्र को बचाना है। जिस जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, वही जमहूरियत अगर खतरे में पड़ जाए, आजादी खतरे में पड़ जाए और मनमानी करने लगे, डिक्टेटर बन गए, जो मन में आ रहा है अग्निवीर कर देंगे, 4 साल हम फौज में रखेंगे, किसी से नहीं राय मशवरा किया, किसी पार्टी से नहीं, यहाँ तक कि भाजपा के अंदर भी इस पर कोई राय मशवरा नहीं हुआ। तो ये डिक्टेटर बन गए बिल्कुल। तो ऐसे डिक्टेटर के खिलाफ नीतीश कुमार जी खड़े हो गए और हम लोगों को अपना भाईचारा बनाना, देखिए कोई भी पार्टी खड़ी हो जाए, पता होगा बहुत सारे मुसलमान बैठे हैं, बहुत सारे हिंदू बैठे हैं। ये भाजपा वाले क्या करते हैं कि जा करके बताते हैं, एक मोबाइल ले लेंगे और बैठ जाएंगे गांव में कि देखिए ये हिंदू औरत के साथ ये कश्मीर में मुसलमान सब क्या कर रहा है, अगर यहाँ भी आपने नीतीश कुमार को जिता दिया तो मुसलमान बड़ा बेलगाम हो जाएगा, ऐसे करेगा। वो वीडियो यहाँ का नहीं होता, वो वीडियो होता है कहीं, कभी अफगानिस्तान का होता है, कभी कहीं का होता है, लेकिन लोगों को गुमराह करते हैं।
जाके कान में भरते हैं कि मुसलमान अगर नीतीश कुमार जीत गया तो ये मंदिर तोड़ देगा, ये तुमको भगा देगा, तुम्हारे मकान पे कब्जा कर लेगा, तुम्हारा लव जिहाद करता है, तुम्हारी बेटी को लेके भाग जाएगा। मैंने ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका मैंने कोई असल नहीं है, लेकिन कि हम एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। नफरत इतनी बैठा दी गई। कोई शरीयत इस्लाम के अंदर मस्जिद का वही हुक्म है, मंदिर का वही हुक्म है। अगर आपके मोहल्ले में मस्जिद है, मंदिर है, दोनों की हिफाजत करनी है। एक मुसलमान का काम है कि मंदिर की हिफाजत करे जिस तरह मस्जिद की हिफाजत करता है। तो लेकिन इसको बताया नहीं जाता। मुसलमान बोलते नहीं है, हिंदुओं के बीच में बैठ करके बात नहीं करते हैं कि हमारी शरीयत क्या कहती है, हम दुश्मन नहीं है तुम्हारे, हम तुम्हारे रक्षक हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इस पे खुल करके अब बातचीत करने की जरूरत है। वरना ये जो कनफुकवा लोग हैं जो कान में फूंकते हैं जाकर के, फिर इलेक्शन आएगा, हिंदू मुस्लिम करेंगे, जीत के चले जाएंगे। तो हम लोगों को समाज से नफरत को खत्म करनी है।